क्लास 9। तो कल हमने स्मृति कहानी काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। कहानी की शुरुआत वहीं से करूँगी जहाँ पे कल मैंने अंत किया था अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि कहानी में मैंने आपको बताया कि लेखक और उसके छोटे भाई पत्र लेकर मक्खनपुर के डाक खाने में जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक कुआं पड़ता है जिसमें रुककर वो ढेला फेंका करते हैं। तो उस ढेले को फेंकने का वो अवसर छोड़ना नहीं चाहते थे। ढेला फेंकना उन्हें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसके अंदर एक सांप रहता था। तो सांप के फुसकारने की आवाज़ उन्हें बहुत प्रिय लगती थी, सिर्फ इसीलिए वो ढेला फेंका करते थे। मैं कुएं की ओर बढ़ा। अब ये कुएं की ओर बढ़ा कौन? लेखक। क्या करने के लिए? उस कुएं के पास ये दोनों रुक गए। मक्खनपुर डाक खाने जाने के रास्ते में ही वो कुआं पड़ता है। तो ये दोनों बालक उस कुएं के पास रुक गए, इस कुएं में ढेला फेंकने के लिए। और अब लेखक जो है वो कुएं की ओर बढ़ रहे हैं। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। तो छोटा भाई जो है वो लेखक के ठीक पीछे चला जाता है, जैसे कि हिरन है और हिरन का जो बच्चा होता है वो ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया मैंने और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। तो अब मैंने क्या किया, एक ढेला उठाया और कुएं के अंदर मैंने फेंक दिया, पर मुझ पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। तो जब उसने ढेला उठाया, कुएं के किनारे से एक ढेला उसने उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए, यहाँ पे उसने टोपी उतारी है, तो टोपी उतारने पे क्या होगा अभी आपको वो पता चलेगा। उसने सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो एक बिजली सी गिर पड़ी। मुझे ही एक बिजली गिरने का अनुभव हुआ। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और चला गया। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। जब मैंने टोपी उतारी थी, ढेला फेंक रहा था और टोपी मैंने उतारी थी, ये इतना मतलब जल्दबाजी में हुआ कि मैं टोपी उतारने के बाद जब चिट्ठियाँ उससे चक्कर काटते हुए गोल गोल घूमते हुए जब वे कुएं में गिर रही थी, ना तो मैं उसे पकड़ सका और ना मेरा ध्यान, लेखक का ध्यान कुएं में सांप पे गया कि ढेला उसे लगा या नहीं लगा। अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। जैसे ही कोई हिरन अचानक से घास चढ़ रही है और उसे कोई गोली लग जाती है और उसकी प्राण जो है उसके अंदर से निकल जाती है और वो तड़पने लगता है, ठीक उसी प्रकार लेखक इस वक्त तड़प रहा था और वो तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गईं, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि चिट्ठियाँ जो थी बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ थी जो उनके भाई ने दी थी लेखक को पोस्ट करने के लिए। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। तो मैंने कोशिश की थी, एक झपटा मारा था कि वो तीनों चिट्ठियाँ मैं पकड़ लूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक घायल शेर अपने शिकारी को देखता है कि वो पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसे झपट्टा मारता है कि एक बार उसे मैं पकड़ लूँ, परंतु वो तो पहुँच से बाहर हो चुकी थी, मतलब अब वो नीचे गिर ही रही थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, तो उसे पकड़ने की चाहत में कहीं ऐसा हो रहा था कि मैं ही गिर जाता उसके अंदर, कुएं के अंदर, परंतु वो चिट्ठियाँ मुझे पकड़ में नहीं आई। कुएं की पाट पर बैठ हम रो रहे थे। तो जो कुएं का किनारा बना होता है उस पर लेखक और उसके भाई दोनों बैठकर रोने लगे। छोटा भाई ढाड़े मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर रो रहा था। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे? रो रहे थे। छोटा भाई था वो काफ़ी छोटा था, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और बड़ा भाई काफ़ी शांत था, थोड़ा बड़ा था उससे, तो वो आंखों में आंसू भर कर रो रहा था, पर रोना दोनों को ही आ रहा था।
पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। तो जिस तरह से पतीले में अगर पानी रखा हो और उसमें उबाल आती हो तो ढक्कन हटने लगता है और पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से बार बार मन में निराशा आ रही थी और पिटने का जो डर था उसकी वजह से आंखें बार बार भर जा रही थी और आंसू की बूंदें टपकने लग जा रही थी। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। तो पलकें अपने आप बंद कर ले रहे थे हम बार बार, और अपने भाव को, अंदर के भाव को मतलब रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, पर डर इतना अधिक था कि आंसू जो है वो गाल पर बार बार गिर ही जा रहे थे, आंसू बार बार आँख से निकल ही रहे थे। माँ की गोद की याद आती थी। माँ, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ की गोद उन्हें सबसे प्रिय होती है। जब भी बच्चे डरते हैं तो माँ की गोद में जाकर छिप जाते हैं। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। और अच्छा, मन को ऐसा लगता था कि अच्छा अगर माँ होती तो माँ तो हमें बचा लेती, झट से गले से लगा लेती, प्यार करती और कहती कि अच्छा कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ गिर गई तो कोई बात नहीं है, ये चिट्ठियाँ फिर से लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। और इच्छा मन में यही हो रही थी कि कुआं जो है उसमें मिट्टियाँ डाल दें, बहुत सारी मिट्टियाँ, और घर जाकर कह दें कि चिट्ठियाँ तो हम डाकखाने में डाल आए हैं। तो झूठ कहने का भी अब मन होने लगा, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। तो लेखक उस वक्त इतने छोटे भी नहीं थे कि वह झूठ बोलते, थोड़े समझदार हो गए थे, इसीलिए वह कहते हैं कि मैं झूठ बोलना नहीं जानता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, और अगर घर जाकर मैं सच्ची बात बता देता कि चिट्ठियाँ गिर गई है सांप को ढेला मारने में, तो रुई की जिस तरह से धुनाई की जाती है ये रजाई और गद्दे बनाने में रुई की धुनाई होती है, तो उसी तरह से हमारी भी धुनाई होगी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता, और डर इतना लग रहा था कि बड़े भैया बहुत मारेंगे, कि सच बोलकर पिटने के भाभी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। तो अगर मैं सच बोलता तो बहुत पिटाई होने वाली थी, और झूठ बोलता तो झूठ बोलने का जो बोझ था वो असहनीय था। इन दोनों बातों को सोच करके लेखक जो है अंदर ही अंदर सिसक रहा था और कुएं की पाट पर बैठकर रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। अब कितने मिनट हो गए थे? 15 मिनट होने को आए थे। यही सोचते सोचते देर हो रही थी, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। तो दिन का बुढ़ापा मतलब शाम ढलती जा रही थी और देर हो रही थी, तो डाक खाने से चिट्ठियाँ निकलने वाली होंगी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, जी आ रहा था कि हम कहीं भाग जाएं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। पर ऐसा लग रहा था कि अगर पकड़े जाएंगे तो पिटाई होगी, और जिम्मेदारी है कि हमें चिट्ठियाँ किसी भी हाल में डाक खाने में डाक करके आनी थी। ये दुधारी तलवार, दोनों तरफ से तलवार लटक रही थी। सच बोला तो भी फंसेंगे, झूठ बोला तो भी फंसेंगे। तो यह ऐसी तलवार थी जिसके दोनों तरफ धार थी। यह कलेजे पर फिर रही थी कि ये कलेजा को काट के रहेगी। तभी लेखक की हालत जो है वो बहुत अधिक ख़राब हो चुकी है। कैसे ख़राब हो चुकी है? पत्थर यानी कि ढेला कुएं में फेंकने के कारण उसकी जो चिट्ठियां हैं वो कुएं में गिर गई। आइए आपको मैं दिखाती हूँ। ये कुएं की हल्की सी चित्र बनी हुई है। ये तीनों चिट्ठियां इसमें चक्कर काटती हुई गिर रही है। ये लेखक है जो अपने सर से टोपी उतारता है। ढेला फेंकने के बाद की स्थिति है ये, और छोटा भाई पीछे से देख रहा होता है कि भैया ढेला फेंक रहे हैं, और इतने में तीनों चिट्ठियां कुएं के अंदर गिर रही है। और यहाँ पे इस चेहरे को देखकर समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह की हालत और कैसी परिस्थिति से गुजर रहा था लेखक, कि घर गए तो पिटाई और घर जाकर झूठ बोला तो वो जिम्मेदारी जो है वो हमने उठाई है कि हम झूठ नहीं बोल सकते। ये एक जिम्मेदारी होती है हर मनुष्य के ऊपर में। झूठ का बोझ कई मनुष्य नहीं सहन कर पाते हैं।
दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। अगर निश्चित कर ले कोई काम, हम दृढ़ संकल्प कर ले कि ये काम करना है, तो दुविधा की जो बेड़ियां हैं, मतलब जब आप दुविधा या मुसीबत विपत्ति में फंसे, उसकी जो बेड़ियां हैं वो कट जाती है। तो दृढ़ संकल्प करना था कुछ भी करने के लिए। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ निकालने का निश्चय किया। अब मैंने भी दुविधा दूर कर ली। दो धारी तलवार के बीच लटक रहा था मैं, अब मैंने भी उस दुविधा को दूर कर लिया और मैंने ये निश्चय किया कि कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालूंगा। अब वहाँ तो सांप रहता है, तो चिट्ठियाँ कैसे निकालें। अब वो प्रण करता है कैसे भी करके मुझे चिट्ठियाँ निकालनी हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी कहानी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कहानी लंबी है, छोटी सी कहानी नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक पेज का कहानी एक एक वीडियो में समझा रही हूँ, तो आप अच्छे से कहानी को देखिएगा, सुनिएगा, वो कहानी समझ में आए। ठीक है क्लास 9, धन्यवाद।